U161 हिंदी। चुनाव। इस भाई माँ को वास्तव में कुछ समस्याएं हैं। उस पर दुष्ट देवता की आभा मूलतः रूजब बोट पर सवार होकर प्राप्त हुई थी। क्या यंग मास्टर हुआ रुयु ने इस भाई माँ का उल्लेख किया है? मो हुआ ने एक क्षण सोचा और अपना सिर हिलाया। ये भाई माँ शायद योग्य नहीं है। अपनी स्थिति के आधार पर वह संभवतः यंग मास्टर की पहचान से मेल नहीं खाता। दूसरी तरफ हुआ रुयु ने भाई माँ से कुछ और कहा, जिन्होंने सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गए। हुआ रुयु ने एक क्षण के लिए सोचा और दूसरी दिशा में चलने से पहले सावधानी से चारों ओर देखा। वे दोनों विपरीत दिशाओं में बाईं और दाईं ओर चले गए। मो हुआ ने एक क्षण के लिए विचार किया और हुआ रुयु का अनुसरण नहीं किया, बल्कि भाई माँ के मार्ग को चुना और चुपचाप उनका अनुसरण किया। भाई माँ लंबे और पतले हवा की तरह चले, लेकिन उनकी सतर्कता अधिक नहीं थी और उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई चुपके से उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि घने कोहरे और रूजब बोट की गुप्त प्रकृति को देखते हुए कोई और भी उनके बीच हो सकता है। कुछ देर चलने के बाद भाई माँ एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। कुछ देर सोचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, भाई माँ अंदर गए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। समय कम था और महुआ स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि कमरे के अंदर कौन है, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। खिड़कियों पर चढ़ना, संरचनाओं को तोड़ना तथा छिपकर सुनना, ये ऐसे काम थे जो उसने पहले 2 बार किए थे और अब ये भी एक बार फिर दोहराया गया। महुआ अपनी पुरानी चालें दोहराते हुए कुशलतापूर्वक खिड़की के बाहर चढ़ गया और जल्द ही कमरे की स्थिति को देख और सुन सका। ये गुप्त कक्ष पहले से भिन्न था। वह कमरा जहां हुआ रुयु और वरिष्ठ बहन कियान को रखा गया था, पूरी तरह से गुलाबी रंग का था, स्पष्ट रूप से एक बोडोया था। लेकिन इस गुप्त कक्ष का लेआउट बहुत ही सुंदर था, जो अध्ययन कक्ष जैसा था। चारों ओर लैंडस्केप स्याही स्क्रीन, नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, मुक्तहस्त चित्रकारी और सादे कालीन थे। कमरे के बीच में एक चाय की मेज थी। इस समय एक आदमी मेज पर बैठा था। ये व्यक्ति एक सुंदर पीले वस्त्र पहने हुए था। उसका शरीर सीधा था, उसकी भौहें तलवार जैसी थीं और आंखें तारों भरी थीं, तथा उसका व्यवहार शांत था। पहली नजर में महुआ ने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। उसने इस आदमी को फिर से पहचान लिया। ताया संप्रदाय के प्रत्यक्ष वंशज, अपने वर्ष के उत्कृष्ट शिष्यों में से एक, अत्यधिक प्रतिष्ठित और लिटिल वुड के तत्काल बड़े भाई भी। ओयांग फैंग। महुआ का उनसे अच्छा रिश्ता था। वह उन्हें हमेशा वरिष्ठ भाई फैंग कहकर बुलाते थे। जब उन्होंने पहली बार ताइशु द्वार में प्रवेश किया तो गहन साधना के साथ ओयांग फैंग ने ही उन्हें पुरस्कार अर्जित करने और योग्यता अंक अर्जित करने में मार्गदर्शन दिया। महुआ के दिल में कुछ द्वंद्व सा महसूस हुआ और उसकी निगाहें थोड़ी भारी हो गईं। वरिष्ठ भाई फैंग वास्तव में रूजब बोट पर है। भाई माँ कमरे में दाखिल हुए, सीधे ओयांग फैंग के पास गए और बिना कुछ कहे बैठ गए। ओयांग फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और भाई माँ को कोई आपत्ति नहीं हुई। कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और थोड़ी देर बाद भाई माँ बोले, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। उसने मेज पर एक जेड टोकन रखा और धीरे से उसे ओयांग फैंग के सामने धकेल दिया। वह व्यक्ति कमरे में है, ये दरवाजा खोलने का गुप्त आदेश है। ओयांग फैंग ने जेड टोकन नहीं लिया और न ही भाई माँ की ओर देखा और चुपचाप चाय पीना जारी रखा। उनकी अभिव्यक्ति भावशून्य थी। भाई माँ ने आह भरी, भाई फैंग, यह अच्छी बात है। हम एक ही संप्रदाय के हैं, हमारे संबंध उथले नहीं हैं। मैं आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? ओयांग फैंग ने अचानक ऊपर देखा। उसकी निगाहें तेज थीं और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें अभी भी उसी संप्रदाय का बंधन याद है? भाई माँ ने कहा, भाई फैंग, ये सब आपके भले के लिए है। अन्य लोग इस जहाज पर चढ़ना चाहते हैं, इस मंडली में प्रवेश करना चाहते हैं या उस मंडप का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास योग्यता नहीं है। भले ही वे हर जगह भीख मांगते हुए थक जाएं, युवा स्वामी उनकी ओर एक नजर भी नहीं डालेंगे। लेकिन भाई फैंग, आप अलग हैं। यंग मास्टर्स आपको महत्व देते हैं। उन्होंने आपको हर संभव तरीके से आमंत्रित किया है, आपको मंडल में आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करने का अवसर दिया है। भविष्य में आप यंग मास्टर्स मंडप के सदस्य बन सकते हैं। ओयांग फैंग ने तिरस्कार का भाव दिखाया। भाई माँ ने आह भरते हुए कहा, भाई फैंग, मैं जानता हूं कि आप में ईमानदारी है, लेकिन ईमानदारी का क्या उपयोग है? क्या ईमानदारी को आत्मा के पत्थरों से बदला जा सकता है? क्या ये संप्रदाय को पुनर्जीवित कर सकता है? अन्य लोग शायद न समझें, लेकिन भाई फैंग, आपको पता होना चाहिए कि युवा मास्टर्स मंडप केवल परिवारों के युवा मास्टर्स और संप्रदाय के शिष्यों के मनोरंजन के लिए एक साधारण संगठन नहीं है।
ये युवा गुरुओं का मंडप बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में शिष्यों की लगभग हर पीढ़ी में कई स्वर्ग के चुने हुए पुत्रों ने इस मंडप में प्रवेश किया है और युवा गुरु बने हैं। अब ये पूर्व युवा गुरु बहुत पहले ही संप्रदाय को छोड़ चुके हैं तथा विभिन्न महान परिवारों, महान संप्रदायों, ताओवादी दरबार के उच्च अधिकारियों तथा यहाँ तक कि ताओवादी दरबार के मूल में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी साधना कम से कम स्वर्ण कोर की है, जिनमें से कई ने पंथ रूपांतरण प्राप्त कर लिया है और कुछ संभवतः स्वर्ग शून्य तक भी पहुंच गए हैं। ये कितनी बड़ी मदद है, भाई माँ ने गहरी आवाज में कहा। भाई फैंग, जब तक आप इस मंडली में शामिल होते रहेंगे, आप साधना जगत के सच्चे उच्च स्तरों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। हमारे ताया संप्रदाय को भी युवा गुरुओं द्वारा अपना ही माना जाएगा और हर तरफ से उसका ध्यान रखा जाएगा। आप और ताया संप्रदाय दोनों ही समृद्ध होंगे। और भाई फैन की वर्तमान स्थिति के साथ, एक बार जब आप ताया संप्रदाय के संप्रदाय नेता के रूप में कार्यभार संभाल लेते हैं और कुछ अवसरों का लाभ उठाते हैं, तो ताया संप्रदाय को आगे बढ़ने और बढ़ने की अनुमति देते हैं। सीधे 4 महान संप्रदायों में आगे बढ़ना असंभव नहीं है। किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता, संप्रदाय का उत्थान और पतन, ये सब आपके विचारों में निहित है, भाई फैंग। भाई माँ की अभिव्यक्ति उत्साहपूर्ण थी और उनका स्वर थोड़ा उत्तेजित था। ओयांग फैंग अविचलित रहे। ये देखकर भाई माँ ने आह भरी और उनकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। इसके विपरीत, यदि भाई फैंग एहसानों की कद्र नहीं करते, इस मंडली में शामिल नहीं होते, तो स्वाभाविक रूप से आप एक बाहरी व्यक्ति होंगे और परिणामस्वरूप ताया संप्रदाय को भी हर तरह से बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में भले ही आप ताया संप्रदाय के संप्रदाय नेता बन जाएं, आप निस्संदेह अकेले ही लड़ेंगे, हर कार्य में प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, यदि आप हठपूर्वक अपने रास्ते पर चलते हैं, तो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और आपके आसपास के दोस्तों को भी अप्रत्याशित खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ओयांग फैन की निगाहें ठंडी हो गईं। क्या ये कोई धमकी है? यह कोई धमकी नहीं है, भाई माँ ने अपना सिर हिलाया। यह एक तथ्य है, जैसे तुम्हारा अच्छा भाई मंदबुद्धि है, लेकिन आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेता है। ओयांग फैन की आंखें तलवार की तरह तेज थीं, जिनमें हत्या की मंशा झलक रही थी। क्या पिछली घटना में तुम्हारा हाथ था? क्या तुमने लिटिल वुड को 10,000 राक्षसों की घाटी में भेजा था? आप सचमुच भाई फैन को बेवकूफ नहीं बना सकते, भाई माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन भाई फैन, आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि यह सौभाग्य की बात है कि मैंने कार्रवाई की, इसलिए मुझे अभी भी कुछ पुराने रिश्ते याद हैं। अगर कोई और होता तो जूनियर भाई म्यू का अब तक बुरा अंत हो चुका होता। ओयांग फैंग ने कुछ नहीं कहा, बस भाई माँ को ठंडेपन से देखा। भाई माँ एक क्षण के लिए रुके, फिर ईमानदारी से सलाह दी। भाई फैंग, यंग मास्टर्स पवेलियन की शक्ति बहुत बड़ी और अथाह है, यहाँ तक कि आपको भी ठीक से पता नहीं है कि अंदर कौन कौन सी आकृतियां हैं। आपका सामना जिस किसी भी एल्डर, सुपरवाइजर या ताओवादी कोर्ट इंस्पेक्टर से होगा, वह गुप्त रूप से यंग मास्टर्स पवेलियन से हो सकता है। अगर वे सचमुच आपको निशाना बनाते हैं, तो आप उनसे बचाव नहीं कर पाएंगे। ओयांग फैन का चेहरा तेजी से अप्रिय लग रहा था। तो यहाँ तक कि 100 फूल घाटी से वैद्यवंश आप छूने की हिम्मत करते हैं? भाई माँ ने बेबसी से कहा। उसकी स्थिति कुछ खास है। शुरू में तो हमने उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे अपनी किस्मत का अंदाजा ही नहीं था और वो खुद इस दलदल में फंस गई। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। और हाँ, तुम दोनों का तो यही हश्र है। भाई माँ ने ओयांग फैन की ओर देखा। तुम दोनों परिचित हो, तुम्हारे परिवार की स्थिति मिलती जुलती है और तुम एक प्रतिभाशाली जोड़ी हो। इस रूजर बोट में ये तुम्हारे मिलन को पक्का करने के लिए तुम्हारे दुल्हन कक्ष के रूप में काम करता है। जहां तक माता पिता के आदेश और रिश्ता तय करने वालों की बात है, तो इन औपचारिकताओं को बाद में तय किया जा सकता है। आज रात के बाद आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी बन जाएंगे और ओयांग और हुआ परिवार निश्चित रूप से ये देखकर प्रसन्न होंगे। ओयांग फैंग उदासीन दिखाई दिए। कियान और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं उसे केवल एक बहन के रूप में देखता हूं और मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसमें क्या बुराई है? भाई माँ ने भौहें चढ़ाईं। भाई फैंग जैसे दूल्हे के साथ उसे खुश होना चाहिए। आपको कैसे पता कि वह मन ही मन इसकी इच्छा नहीं रखती? जो लोग समय को जानते हैं वे बुद्धिमान हैं। भाई फैंग, इतने जिद्दी क्यों हो? चाहे वह कुछ भी बोले, ओयांग फैंग दृढ़ और अविचलित रहा। ये देखकर कि वह उसे प्रभावित नहीं कर सकता, भाई माँ ने असहाय होकर कहा, ठीक है।
उसने अपना सिर हिलाया और एक गोली मेज पर रख दी। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ आपत्तियां हैं, इसलिए मैंने ये गोली विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार की है। ये गोली ले लो और तुम बिना किसी चिंता के सब कुछ भूल जाओगे, अपने मन और शरीर को सहज ज्ञान के हवाले कर दोगे और रात का आनंद उठाओगे। कल सुबह उठने पर आपके पास एक स्वर्णिम जेड विवाह, असीमित संभावनाएं और कई समान विचारधारा वाले ताओवादी मित्र होंगे, एक जैसी सोच वाले। ओयांग फेंग ने व्यंग्य किया, ये तो एक साथ कीचड़ में लौटने जैसा है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई माँ ने कहा। इस दुनिया में वास्तव में न्याय क्या है? जब तक लोग एक साथ आते हैं, वे सभी अपना अपना हित साधते हैं और तथाकथित समान विचारधारा वाले लोग सिर्फ एक साथ कीचड़ में लौट रहे हैं। ओयांग फेंग थोड़ा गुस्से में था। ये देखकर भाई माँ का धैर्य जवाब दे गया। उनका रवैया धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और उन्होंने हल्के से कहा, भाई फेंग, मुझे आपको याद न दिलाने के लिए दोष मत दीजिए। युवा मास्टर आपका पक्षधर है, लेकिन आप अपरिहार्य नहीं हैं। जूनियर सिस्टर हुआ के साथ भी यही मामला है। अगर आप आज रात दूल्हा नहीं बनना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई और आगे आएगा। महान संप्रदाय की एक वैध पुत्री, अच्छी प्रतिभा वाली, दिखने में जैद की तरह शुद्ध। ऐसी सुंदरता, कौन जाने कितने लोग उसकी चाहत रखते हैं। ऐसा अवसर, कौन जाने कितने लोग इसके लिए होड़ लगाते हैं। मेरी बात सुनो, गोली लो और जो जरूरी है वो करो, इससे सबको फायदा होगा, वरना। भाई माँ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ये नाजुक फूल शायद कोई और तोड़ ले और आज रात उसे न जाने कितना अपमान सहना पड़े। ओयांग फैंग का चेहरा पीला पड़ गया। मैं तुम्हें इस पर विचार करने के लिए 1 घंटे का समय देता हूँ। गोली निगल लो और सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा, अन्यथा तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। ये कहने के बाद भाई माँ मुड़े और चले गए। कमरे के अंदर केवल ओयांग फैंग ही बचा था। वह चाय की मेज पर उदास बैठा था और मेज पर रखी गोली को घूर रहा था, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वह अपने दिल में जानता था कि आज रात का मामला निष्ठा की प्रतिज्ञा का था। जब तक वह ये गोली लेता रहेगा, तब तक वह दूसरे रास्ते पर चलेगा, जिससे वह कभी वापस नहीं लौट सकेगा। देखने में आकर्षक लेकिन भ्रष्ट, वह उज्ज्वल संभावनाओं वाला प्रतीत होता है, लेकिन धार्मिकता से रहित है, अपने ही हृदय को धोखा देता है, एक कुत्ते के समान हो जाता है तथा जीवन भर दूसरों के लिए अशुद्ध कार्य करता है। ताओवादी हृदय के बिना कोई व्यक्ति महान ताओ तक कैसे पहुंच सकता है? ओयांग फैंग का मूड लगातार कड़वा होता गया, लेकिन अगर वह इसे नहीं लेता है। विशाल युवा मास्टर्स मंडप, कई अज्ञात खतरे, संप्रदाय का पुनरुद्धार, उसके रिश्तेदारों की सुरक्षा और जूनियर सिस्टर की आन, एक के बाद एक, प्रत्येक ने ओयांग फैंग के दिल पर भारी बोझ डाला। ओयांग फैंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया, उसकी मूल रूप से कठोर पीठ थोड़ी झुक गई। वह स्वर्ग का चुना हुआ पुत्र है, जो संप्रदाय और अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, सामान्यतः बड़े वरिष्ठ भाई की भूमिका निभाता है, अपने साथियों की देखभाल करता है, कनिष्ठ भाइयों और बहनों का पालन पोषण करता है। बचपन से ही उन्होंने संप्रदाय के पुनरुद्धार का कार्य अपने कंधों पर उठाने का संकल्प लिया था। लेकिन वह भी सिर्फ 25 या 6 साल का युवा है, बहुत सारी अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। वह भी थका हुआ महसूस करता है और सामना करने में असमर्थ है, फिर भी वह उन्हें व्यक्त नहीं कर सकता। अब यंग मास्टर्स पवेलियन के मामले उसके दिल पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे वह शक्तिहीन हो गया है, यहाँ तक कि वह दूसरों को इसके बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ है। यह मामला उसके दिल को तोड़ने वाली आखिरी चोट की तरह है। ओयांग फैंग की मानसिकता धीरे धीरे ढहने लगी। इस बीच चारों ओर व्याप्त दुष्ट ईश्वर की धुंधली आभा ने शून्य का दोहन करना शुरू कर दिया, उसकी इच्छाशक्ति को नष्ट कर दिया, उसके ताओवादी हृदय को धुंधला कर दिया। चुनाव भाग 3। ओयांग फैंग की आंखें अनजाने में ही हल्की लाल होने लगी। उसकी अभिव्यक्ति सुन्न थी, फिर भी अनजाने में उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। भूल जाओ, कोई रास्ता नहीं है, शायद ये सब भाग्य है। ओयांग फैंग ने एक कड़वी हंसी हंसी, आंखें कसकर बंद कर ली, उनके चेहरे पर निराशा छा गई। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और कांपते हाथों से मेज पर रखी गोलियां उठाकर धीरे से मुंह तक ले गए। उसकी आंखों की लालिमा गहरी हो गई, उसका ताओवादी हृदय धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था और उसकी मनस्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही थी। दुष्ट ईश्वर की इच्छाएं धीरे धीरे जड़ें जमा रही थीं। ठीक इसी समय एक कर्कश आवाज सुनाई दी, वरिष्ठ भाई फैंग। यह आवाज एक स्वच्छ झरने की तरह थी, जो उसके हृदय से बह रही थी तथा उसे स्पष्टता का स्पर्श दे रही थी। ओयांग फैंग चौंक गया, गोलियां लेते समय उसका हाथ बीच में ही रुक गया। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर चारों ओर देखने लगा,
लेकिन वहां कोई नहीं था, जिससे ओयांग फैंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे एक आवाज सुनाई दी, जो मुझे वरिष्ठ भाई फैंग कह रही है। यह आवाज बहुत ही मधुर और परिचित थी, कुछ कुछ ऐसी। कनिष्ठ भाई मो, ओयांग फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ऐसे समय में भी मैं जूनियर भाई मो को मुझे पुकारते हुए सुन सकता हूँ। लेकिन मैं तो भ्रष्टता में पड़ गया हूँ, मार्ग से भटक गया हूँ और अब इस योग्य नहीं हूँ कि वह मुझे वरिष्ठ भाई कहे। ओयांग फैंग की अभिव्यक्ति कड़वी थी और उसने गोलियां लेना जारी रखा। वरिष्ठ भाई फैंग, मो हुआ ने फिर पुकारा। लेकिन इस बार उसकी आवाज धुंध की परतों से अवरुद्ध हो गई और ओयांग फैंग के कानों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए। ओयांग फैंग के कानों में ऐसा लग रहा था मानो दुष्ट भगवान के बुरे विचार एक बाधा के रूप में काम कर रहे थे, जिससे उसकी आंखों की लालिमा और गहरी हो गई। और ठीक उसी क्षण मोहुआ की आंखों में तलवार की रोशनी चमक उठी। प्रकाश की एक शुद्ध सुनहरी किरण सीधे धुंध को भेदती हुई, बुरे विचारों को तोड़ती हुई ओयांग फैंग की आंखों में चमक उठी। ओयांग फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दिव्य आत्मा को तलवार से हल्का सा चुभ गया हो, जिससे उसे चुभने वाला दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बाद और भी अधिक स्पष्टता आई। ऐसा लगा जैसे कोई नींद में डूबा हुआ व्यक्ति अचानक जाग गया हो। उसकी आंखों की परछाइयां गायब हो गईं और उसके कानों के आसपास का धुंधलापन भी गायब हो गया। एक कर्कश आवाज स्पष्ट हो गई, वरिष्ठ भाई फैंग, यह मैं हूं। ये सुनकर ओयांग फैंग का दिल कांप उठा और वह अचानक उठ खड़ा हुआ। इधर उधर देखने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की में एक छोटा सा छेद था, जिसे काटकर और भी बड़ा कर दिया गया था। छेद के बाहर एक जोड़ी चमकती हुई आंखें थीं। ओयांग फैंग का दिल दहल गया। क्या ये सचमुच हो सकता है? जूनियर भाई मो हुआ ने जल्दी से उसे चुप कराया और फिर फुसफुसाया, दरवाजा थोड़ा सा खोलो और मुझे अंदर आने दो। ओयांग फैंग एक क्षण के लिए रुका, फिर मूर्खतापूर्ण ढंग से अपना सिर हिलाया। वह दरवाजे के पास गया, देखा कि बाहर कोई नहीं है और चुपचाप उसे थोड़ा सा खोल दिया। एक क्षण बाद दरार स्वतः ही चौड़ी हो गई, मानो कोई अदृश्य आकृति कमरे में प्रवेश कर गई हो। ओयांग फैंग ने दरवाजा बंद कर दिया, पीछे मुड़ा और देखा कि मो हुआ चाय की मेज पर बेपरवाही से बैठा है और एक साफ कप से अपने लिए चाय बना रहा है। ओयांग फैंग के विचार कुछ बिखरे हुए थे। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं पाया और अंततः उलझन में पूछा, जूनियर भाई मो, आप यहाँ कैसे? क्या उन सज्जनों ने आपको भी आमंत्रित किया था? मो हुआ ने धीरे से चाय की चुस्की ली और आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। मैं चाहता था कि वे मुझे आमंत्रित करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने पैसे भी देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मुझे अपने जहाज पर चढ़ने नहीं दिया। मैंने दूसरा रास्ता निकाला और खुद ही चुपके से आगे बढ़ गया। फिर आप? मो हुआ ने कहा, यह एक लंबी कहानी है और अब समय कम है, इसलिए इस बारे में बात नहीं करते। ओयांग फैंग थोड़ा चकित हुआ, फिर उसने अपना सिर हिलाया। तब उसे एहसास हुआ कि चूंकि मो हुआ कुछ समय से जहाज पर था, इसलिए उसने कमरे में हो रही हर चीज को देखा होगा, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं, वरिष्ठ भाई फैंग, मो हुआ ने उनके बोलने से पहले ही बीच में ही टोक दिया, मानव क्षमता की सीमाएं होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुलझाना आपके बस की बात नहीं होती। ओयांग फैंग आश्चर्यचकित रह गया। इसलिए मो हुआ ने आगे कहा, जिन चीजों को आप हल नहीं कर सकते, उन्हें अस्थायी रूप से छोड़ दें और साधना पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएं, तो उन्हें फिर से हल करने का प्रयास करें। अन्यथा, मो हुआ की निगाहें गहरी हो गईं, तुम ऐसे बोझ से कुचले जाओगे जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। यह मामला वरिष्ठ भाई फैंग और उनके लिए एक जैसा था। वह बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अपनी वर्तमान अल्पदाव साधना के कारण वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह केवल सब कुछ एक तरफ रख सकता था, साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और उस दिन की प्रतीक्षा कर सकता था जब उसके पास स्वर की अवहेलना करने और भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति होगी। फिर वह उन चीजों को कर सकेगा जो वह चाहता था लेकिन हासिल नहीं कर सका। ओयांग फैंग ने मो हुआ का आशय थोड़ा बहुत समझा। उसकी अभिव्यक्ति विचारमग्न थी, लेकिन उसके हृदय में अभी भी स्पष्ट भ्रम था। मुझे नहीं पता, वरिष्ठ भाई फैंग, मो हुआ की निगाहें स्पष्ट और दृढ़ थीं और उन्होंने आगे कहा, यदि आप सही रास्ता चुनते हैं, तो आगे चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, आपको कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूरे मन से काम करने की जरूरत है। लेकिन यदि आप गलत रास्ता चुनते हैं, तो भले ही वह आसान हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ओयांग फैंग को झटका लगा। उसने महसूस किया कि इन साधारण शब्दों ने उसके दिल की गांठ को खोल दिया, जो आश्चर्य और लाचारी का मिश्रण था, और वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। कनिष्ठ भाई, आप में सचमुच
एक सहज अंतर्ज्ञानी स्वभाव है, एक अनोखा ताओवादी हृदय है। हालांकि मैं आपसे बड़ा हूं, फिर भी मैं चीजों को उतनी स्पष्टता से नहीं देख पाता। सर्वोच्च श्रेणी का आध्यात्मिक मूल तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन सर्वोच्च श्रेणी का दाव हृदय कहीं नहीं मिलता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताइक्सु गेट के पूर्वज जूनियर भाई मो को इतना सम्मान देते हैं। मो हुआ ने विनम्रता से कहा, जो लोग इसमें शामिल हैं वे भ्रमित हैं, और जो बाहर हैं वे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। अगर उस घोड़े जैसे चेहरे वाले वरिष्ठ भाई ने मुझे लाभ का लालच दिया होता, तो शायद मैं भी खुद को रोक नहीं पाता। ओयांग फैंग ने हंसते हुए कहा, जूनियर भाई मो, आप अभी भी शब्दों के साथ बहुत अच्छे हैं। मो हुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया। मूलतः अकेला और असहाय महसूस कर रहे, लगभग अपने मन में खोए हुए और अपने ताओवादी हृदय को खो चुके ओयांग फैंग को इस क्षण अचानक ज्ञान का अनुभव हुआ। उसने एक लंबी, राहत भरी सांस ली, उसके दिल का भ्रम गायब हो गया, और वह मो हुआ की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखने से खुद को रोक नहीं सका। तभी उसे कुछ याद आया, उसने भौहें चढ़ाई, कियान कियान, वह खतरे में हो सकती है। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया और सीधे कहा, चलो पहले बहन कियान कियान को बचाते हैं, और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, ओयांग फैंग ने सिर हिलाया। दोनों के बीच कुछ देर तक चर्चा होने के बाद दरवाजे के बाहर हलचल हुई, ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा है। ओयांग फैंग और मो हुआ ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया, और फिर मो हुआ ने एक बार फिर चुपके तकनीक का उपयोग किया और बिना किसी निशान के गायब हो गया, मानो वह कभी वहां गया ही न हो। ओयांग फैंग ने चुपके से आह भरी, फिर गंभीरता से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने चला गया। शातिर योजना। दरवाजा खुला और भाई माँ अभी भी बाहर थे। ओयांग फैंग को देखकर उन्होंने पूछा, भाई फैंग, क्या आपने कोई निर्णय ले लिया है? ओयांग फैंग को मो हुआ की बातें याद आईं और उसके चेहरे पर झिझक थी। फिर उसने धीरे से आह भरी, मानो भाग्य के भरोसे छोड़ दिया हो, और बेबसी से बोला, मैं सहमत हूँ। भाई माँ ये सुनकर प्रसन्न हुए और अपने हाथों को सहलाते हुए बोले, भाई फैंग, अब आगे बढ़ो, असीम संभावनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं, और हमारे ताया संप्रदाय की समृद्धि बस कोने के आसपास है। ओयांग फैंग ने अपने हाथ जोड़े लेकिन कुछ नहीं कहा। 100 फूलों की घाटी की उस बहन को भाई फैंग के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक उपहार माना जा सकता है, जुनून की एक रात सोने के वजन के बराबर है। मैं भाई फैंग के अच्छे भाग्य में देरी नहीं करूंगा। भाई माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अचानक ओयांग फैंग की अभिव्यक्ति को थोड़ा अजीब नजर से देखते हुए, भाई फैंग, क्या आपने गोली नहीं खाई है? ओयांग फैंग ने हल्के से कहा, मैं स्पष्ट सोच वाला रहना चाहता हूं। भाई माँ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ये सच है, अनजान होने से ये कम दिलचस्प हो जाता है, लेकिन गोली लिए बिना, भाई फैंग, शायद इसका पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। ओयांग फैंग ने भौहें चढ़ाईं, उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, और भाई माँ की ओर उसकी निगाहें कुछ शत्रुतापूर्ण थीं। भाई माँ के दिल में ठंडक महसूस हुई, ये समझते हुए कि ओयांग फैंग के विचार सही थे और वह हुआ कियान कियान को एक बहन के रूप में देखता था, तुच्छ भाषा से भरे चुटकुले नापसंद करता था, इसलिए उसने तुरंत एक शर्मीली मुस्कान पेश की। यदि ओयांग फैंग ने युवा स्वामी की व्यवस्था का पालन नहीं किया, तो भी उसे कुछ आत्मविश्वास था। लेकिन अब जब ओयांग फैंग सहमत हो गया और भविष्य में युवा स्वामी के लिए काम करेगा, जिससे उसकी स्थिति संभवतः शक्ति और प्रभाव वाले युवा स्वामी में से एक हो जाएगी, तो भाई माँ ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक उस गोली का सवाल है, जब तक चीजें आगे बढ़ती हैं, जब कच्चा चावल पका हुआ चावल बन जाता है, तब तक गोली ली जाए या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। या शायद एक बार जब वे आनंद का स्वाद चख लेंगे और अपनी इच्छाओं में लिप्त हो जाएंगे, तो किसी दिन वह स्वयं भी गोली खा लेगा। भाई माँ ने अपने हाथों को मुड़कर कहा, सुंदर दृश्य बर्बाद नहीं होना चाहिए, कृपया मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, भाई फैंग। ओयांग फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया। वह पीछे मुड़ा, कमरे के अंदर देखा, फिर चारों ओर, ये जानते हुए कि मो हुआ संभवतः पास में ही होगा, तभी उसने हल्के से सांस छोड़ी। चल दर। भाई माँ ने ओयांग फैंग को छाया में अदृश्य मो हुआ के साथ हुआ कियान कियान के कमरे की ओर ले गए। जल्द ही वे हुआ कियान कियान के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। भाई फैंग, कृपया आगे बढ़ें, मैं आपके सौभाग्य को भंग नहीं करूंगा, भाई माँ ने कहा। ओयांग फैंग ने सिर हिलाया, उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, और वे सीधे कमरे में चले गए। भाई फैंग। ओयांग फैंग के प्रवेश करने से पहले भाई माँ ने अचानक उसे रोक दिया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। जीवन में तुम केवल एक ही रास्ते पर चलते हो,
एक बार रास्ता चुन लेने के बाद अगर तुम डगमगाते हो या हिचकिचाते हो तो तुम न तो यहाँ रह पाते हो और न ही वहाँ आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता, और अंत में तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। ओयांग फैंग ने भाई माँ को उदासीनता से देखा। इस सिद्धांत को आपको मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। भाई माँ की भौं थोड़ी सी सिकुड़ गई। जब तक भाई फैंग समझता है। ओयांग फैंग ने उसे अनदेखा किया, दरवाजा खोला, जानबूझकर एक पल के लिए इंतजार किया, फिर कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करने के लिए वापस मुड़ा। भाई माँ ने अपनी आंख के कोने से कमरे के अंदर एक झलक देखी, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। थोड़ा अफसोस महसूस किया। हुआ कियान की सुंदरता और आचरण ने उसके हृदय को भी प्रशंसा से भर दिया, लेकिन ऐसा सौभाग्य उसके लिए नहीं था। उसके जैसी महिला को वह अपने जीवन काल में कभी छू नहीं सकता था। भाई माँ को एक क्षण के लिए ईर्ष्या और नाराजगी महसूस हुई, फिर वे मुड़े और एक गुप्त कमरे में चले गए तथा दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और हुआ रुयु बाहर आई। भाई माँ को देखकर उसने पूछा, कैसा रहा? ये हो चुका है। क्या उसने गोली ली? उसने गोली नहीं ली, लेकिन उसका मन तैयार है और वह कमरे में प्रवेश कर चुका है। इच्छाओं से भरी इस रूजे बोट में, जहां सुंदरता हाथ में है, कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता और सफलता सुनिश्चित है। हुआ रुयु ने सिर हिलाया, फिर अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। हालांकि यह सच है, लेकिन गोली लिए बिना ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। भाई माँ ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। अब ज्यादा जोर लगाना ठीक नहीं है। ठीक है। हुआ रुयु को भी अति के खतरे का पता था। ओयांग फैंग के स्वभाव को देखते हुए सहमत होने की इच्छा पहले से ही सराहनीय थी। बहुत अधिक दबाव डालने से प्रतिकूल प्रभाव हो सकता था। जब तक वह सुख का अनुभव करता है और धीरे धीरे उसमें लिप्त होता है, तब तक इस जीवन में पीछे मुड़कर देखने का कोई अवसर नहीं है। चलो इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं, कुछ घंटों बाद स्थिति की जांच करेंगे। जब तक उनके बीच वास्तव में कुछ होता है, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यह कांड इन भाग्य विरोधी प्रेमियों को जीवन भर हमारी गिरफ्त में रखेगा। भाई माँ ने सिर हिलाया। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन एक क्षणभंगुर रोमांस, भले ही उनके बीच कुछ घटित हो, क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है? कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। तुम्हें क्या पता? हुआ रुयु ने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम मर्दों के लिए यह एक रोमांटिक कहानी हो सकती है, लेकिन औरतों के लिए यह अलग है। इसके अलावा ओयांग फैंग कोई साधारण आदमी नहीं है। वह ताया संप्रदाय का बड़ा वरिष्ठ भाई है, लगभग नियुक्त संप्रदाय नेता। अगर वह संप्रदाय नेता नहीं भी बनता है, तो भी वह भविष्य में एक शक्तिशाली बुजुर्ग होगा। उसे प्रतिष्ठा की जरूरत है। सम्मान पाने के लिए ईमानदारी से काम करना होगा। ऐसी रोमांटिक कहानियां उसके लिए गंदे पानी के समान हैं, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। आगे हुआ रुयु ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, ये रोमांटिक कहानी कहीं भी हो सकती है, लेकिन इस रूजब बोट पर बिल्कुल नहीं। क्यों? भाई माँ को समझ नहीं आया। हुआ रुयु ने ठंडी हंसी उड़ाई। उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। ये रूजब बोट क्या है? और यहाँ आने वाले लोग कौन हैं? कहीं और यह आपसी स्नेह, बेकाबू जुनून हो सकता है, लेकिन इस रूजब बोट पर कोई भी छोटी मोटी अशुद्धता सिर्फ ग्राहकों और वेश्याओं की गतिविधि है। जहरीली योजना भाग 2। एक व्यभिचारी व्यक्ति संप्रदाय का नेता कैसे बन सकता है? एक वेश्या का विवाह सम्मानजनक तरीके से कैसे हो सकता है? उनकी पीठ पीछे भगवान ही जाने कितनी कानाफूसी और अफवाहें फैलाई जाती होंगी। इसलिए मैं कहता हूँ, उनकी पहचान के साथ अगर सचमुच कुछ हुआ, तो यह एक ऐसी विपत्ति होगी जिससे वे कभी उबर नहीं पाएंगे और जीवन भर खुद को संभाल नहीं पाएंगे। हुआ रुयु के चेहरे पर ठंडक थी। अगर ओयांग फैंग अकेले होते तो शायद वह हमारे लिए ईमानदारी से काम न करते, लेकिन जब तक हुआ कियान शामिल है, तब तक उनकी एक कमजोरी है। जिस बहन के साथ वह बड़े हुए हैं, उसके लिए उन्हें अपमान सहना पड़ता है और भारी बोझ उठाना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह कोई हंगामा खड़ा कर सके। ये सुनकर भाई माँ मन ही मन घबरा गए और सोचने लगे कि सचमुच स्त्री का हृदय सबसे अधिक विषैला होता है। ये सामान्य सी लगने वाली रोमांटिक मुलाकात वास्तव में दुर्भावनापूर्ण इरादे और योजनाओं से प्रेरित थी। ये हुआ रुयु, कौन जानता है कि उसने इस चाल से कितने लोगों को फंसाया है। ये सोचते हुए जब उसने हुआ रुयु के गोरे और नाजुक चेहरे को फिर से देखा, तो उसके सभी रोमांटिक विचार गायब हो गए। केवल उसके दिल में एक ठंडक महसूस हुई। ठीक है, हुआ रुयु ने आगे कहा, चाहे कुछ भी हो, आज की रात यंग मास्टर ओयांग के लिए अच्छी है। उन्हें इसका पूरा आनंद लेने दीजिए और हम अपना काम पूरा मान सकते हैं। हाँ, भाई माँ ने धीरे से सिर हिलाया। ... लाल चादर से ढके बिस्तर के बौडोय के अंदर
हुआ रुयु बंधी हुई थी, उसका मुंह बंद था। जब उसने ऊपर देखा और ओयांग फैंग को अंदर आते देखा तो पहले तो वह चौंकी, फिर खुश हुई। लेकिन फिर वह अचानक अकड़ गई। धीरे धीरे उसे कुछ एहसास हुआ, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, उसकी आंखें निराशा, क्रोध, दर्द और तिरस्कार से भर गईं। भावनाओं में ये परिवर्तन ओयांग फैंग द्वारा देखा गया, जिनकी भावनाएं जटिल थीं और उनका वर्णन करना कठिन था, यहाँ तक कि उन्हें शर्म और आत्मघृणा की भावना भी महसूस हुई। यदि मोह हुआ न होता तो निर्णय में एक क्षण की चूक के कारण वह निराशा, क्रोध और तिरस्कार का कारण बन सकता था। ओयांग फैंग ने हुआ कियान कियान के मुंह से कपड़ा खोल दिया। हुआ कियान कियान एक चौंकी हुई हिरणी की तरह तेजी से चिल्लाया, और करीब मत आओ। ओयांग फैंग अचंभित रह गया, फिर आह भरते हुए बोला, कियान कियान, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। हुआ कियान कियान की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भर गया। मुझे मूर्ख मत समझो, ये कैसी जगह है? तुम ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? इतनी बेधड़क अंदर आने के लिए तुम उन बदमाशों के साथ मिली हुई हो। तुम। हुआ कियान कियान चिंतित और क्रोधित थी। अंत में उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। सचमुच? ओयांग फैंग ने आह भरी। हुआ कियान कियान को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। ओयांग फैंग ने जो भी कहा उसने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तभी एक स्पष्ट आवाज गूंजी, वरिष्ठ बहन कियान कियान, हम वास्तव में आपको बचाने के लिए यहाँ हैं। यह आवाज बहुत परिचित थी और हुआ कियान कियान अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने चुपचाप अपना सिर घुमाया और देखा कि अचानक एक परिचित व्यक्ति उसके बगल में प्रकट हुआ। मो, जूनियर भाई मो। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर कहा, चिंता मत करो वरिष्ठ बहन, मैं पहले आपकी जंजीरें खोल दूंगा। हुआ कियान कियान पर आत्मा बंधन लॉक ने ताओवादी न्यायालय के 12 संरचनाओं में से 3 आत्मा बंधन सरणी का उपयोग किया। मो हुआ अक्सर ताओवादी दरबार से संपर्क रखता था और इन आत्मा बंधन तालों में उसकी विशेष रुचि थी, यहाँ तक कि उसने शोध के लिए गु चांगहुआई से कुछ ताले उधार भी लिए थे। इस प्रकार वह संरचनाओं और तालों को खोलने में कुशल था। बेशक उधार लिए गए आत्मा बंधन ताले पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, इसलिए मो हुआ ने उन्हें वापस करने की हिम्मत नहीं की। मो हुआ ने एक सुई के आकार की लोहे की कलम निकाली, उसे आध्यात्मिक स्याही में डुबोया और जंजीरों पर कई संरचना पैटर्न उकेरे, जिससे हुआ कियान कियान पर आत्मा बंधन ताला खुल गया। जैसे ही आत्मा बंधन ताला खोला गया, मो हुआ के कुछ कहने से पहले ही एक सुगंधित सुगंध ने उसे जकड़ लिया। हुआ कियान कियान ने सीधे खुद को उसके ऊपर फेंक दिया, उसे पूरी तरह से गले लगा लिया, बारिश में नाशपाती के फूल की तरह रोया। मो, जूनियर भाई मो, मैं बहुत डर गया था। बचपन से ही उसे लाड़ प्यार मिला था और वह मजबूत चरित्र की नहीं थी। पहले वह खतरनाक परिस्थितियों में अकेली और असहाय थी, खुद को उम्मीद की एक किरण से जोड़े रखने के लिए मजबूर कर रही थी, मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। अब मो हुआ को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी परिवार के सदस्य को देख लिया हो, और उसका सारा डर और शिकायतें अचानक से उमड़ पड़ी। वो खुद को रोक नहीं पाए, मो हुआ को कसकर पकड़ लिया, उसके ऊपर आंसू और नाक का पानी रगड़ दिया। मो हुआ को केवल मीठी सुगंध महसूस हुई, एक कोमल शरीर ने उसे कसकर पकड़ रखा था, वह लगभग सांस लेने में असमर्थ थी। कुछ हद तक असहाय होकर वह केवल हुआ कियान कियान की पीठ थपथपा सकता था, हौंफते हुए, ठीक है वरिष्ठ बहन कियान कियान, अब सब ठीक है। हुआ कियान कियान कुछ देर तक रोती रही, फिर उसे एहसास हुआ कि उसने मो हुआ को पकड़ रखा है और उसके कपड़े भी गीले कर दिए हैं। उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसने धीरे से मो हुआ को छोड़ दिया और चुपचाप बैठ गई। मो हुआ ने फिर धीरे से कहा, मैंने सीनियर भाई फैंग से बात कर ली है, वह खुलेआम काम करेंगे जबकि मैं छिपा रहूंगा। हम आपको बाहर निकालने का प्रबंध कर लेंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, हुआ कियान कियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। हुआ कियान कियान को शांत होते देख ओयांग फैंग ने भी राहत की सांस ली। फिर वह उठा, चारों ओर देखा और एक पल के लिए दरवाजे पर नजर दौड़ाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई समस्या तो नहीं है। उसने कहा, हम इस रूजर बोट से भागने का कोई रास्ता सोचेंगे। बाकी लोग कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कियान कियान को बिना पकड़े बाहर भेजना होगा, और बेहतर होगा कि किसी को पता भी न चले कि वह कभी इस रूजर बोट पर आई थी। यद्यपि वह पहली बार इस रूजर बोट पर सवार हुआ था, फिर भी वह इसके बारे में किसी और से अधिक जानता था। ये गंदी जगह ऐसी नहीं है जहां किसी महिला को होना चाहिए, यहाँ तक कि इसका एक कोना भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा ये किसी के नाम को कलंकित कर देगा और जीवन भर कभी भी शुद्ध नहीं होगा। शायद साधारण साधकों को इससे कोई आपत्ति न हो, लेकिन परिवार जितना अधिक प्रतिष्ठित और प्रमुख होगा,
वे उस प्रतिष्ठा की उतनी ही अधिक परवाह करेंगे। इसके अलावा हुआ कियान सौफूल घाटी के हुआ परिवार की वैध बेटी थी। हुआ हालांकि पारिवारिक मामलों के बारे में बहुत जानकार नहीं थे, लेकिन उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता का सूक्ष्म ज्ञान था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे बचाना मुश्किल हो सकता है। वह स्वयं छिप सकता था और संरचनाओं में कुशल था, इसलिए उसे कम समस्या होती थी, लेकिन वरिष्ठ भाई फैंग और वरिष्ठ बहन कियान ऐसा नहीं कर सकते थे, खासकर जब से उन दोनों पर नजर रखी जा रही थी। जहरीली साजिश भाग 3। यदि हम रूजे बोट से बच भी जाएं, तो भी बाहर विशाल मिस्टवाटर नदी है और हम फिर भी बच नहीं सकते। ओयांग फैंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर हुआ की ओर मुड़ा। जूनियर भाई क्या आप अकेले नाव पर चढ़े थे? हुआ ने कहा, मैं अकेले ही विमान में चढ़ा था, लेकिन बाद में कोई मेरे पीछे आ गया। कोई व्यक्ति? हाँ, हुआ ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, ये ताओवादी न्यायालय है। ये सुनकर ओयांग फैंग आश्चर्यचकित रह गया। कनिष्ठ भाई का वास्तव में ताओवादी दरबार से गहरा संबंध है। इसके अलावा ताओवादी न्यायालय। ओयांग फैंग ने भौहें चढ़ाईं, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ताओवादी न्यायालय वास्तव में आज रात ठीक इसी समय रूजे बोट की जांच करने का साहस करेगा, और यहां तक कि ऐसा करने में सफल भी होगा। उसे अपने हृदय में कुछ कलह का अनुभव हुआ। ताओवादी न्यायालय आज रात रूजे बोट पर कदम रखेगा। यही योजना है। हुआ ने सिर हिलाया, लेकिन गुई जल संप्रदाय के जलमार्ग अच्छी तरह से छिपे हुए हैं, और यह रूजे बोट घने कोहरे में डूबी हुई है, इसलिए ताओवादी न्यायालय अपना रास्ता खो बैठा। मैं भाग्यशाली था कि मैं उनके बीच आ गया। भले ही मैंने सुराग दिए हों, लेकिन ये कोहरा बहुत घना है, हो सकता है कि वे हमें न ढूंढ पाएं। ये कहते हुए हुआ ने अचानक कहा, रुको, मुझे फिर से पूछने दो। इससे पहले वह इधर उधर निगरानी रखने में व्यस्त था, उसके पास फुर्सत का एक पल भी नहीं था। लेकिन अब कुछ खाली समय के साथ उसने फिर से लेटर टोकन निकाला और गू चांगहुआई को संदेश भेजा। अंकल गू, क्या आपको रास्ता मिल गया? काफी समय बीत गया, लेकिन गू चांगहुआई ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ये घना कोहरा मूल चुंबक की संवेदनशीलता को भी अस्पष्ट कर सकता है? हुआ ने बुदबुदाया। ठीक इसी समय लेटर टोकन काम उठा। हुआ का दिल थोड़ा धड़क उठा, और जैसे ही उसने इसे जांचा, उसने गू चांगहुआई को एक संदेश भेजते हुए देखा। यह पाया। हुआ ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा अविश्वास भी हुआ। क्या उन्होंने सचमुच उसे ढूंढ लिया? गू चांगहुआई ने बस इतना कहा, जिया परिवार के संबंध बहुत गहरे हैं। जिया परिवार? हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। गुई जल संप्रदाय के अंदर जिया परिवार के लिए एक जासूस के रूप में काम करने वाला कोई व्यक्ति अवश्य होगा, जो नाव डूबने से पहले किनारे पर कूद जाएगा। जाहिर है, इस मामले में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वह अनभिज्ञ है। तुम अभी कहाँ हो? हुआ ने पूछा। गू चांगहुआई ने कहा, ताओवादी न्यायालय ने अपने कर्मचारियों को 7 जल मार्गों में विभाजित कर दिया है, जो रूजे बोट के मार्ग का अनुसरण करते हैं, लेकिन मिस्टवाटर नदी विशाल है और एक अजीब घना कोहरा इसे ढक रहा है, जिससे दिव्य अनुभूति सीमित हो रही है, इसलिए उन्हें सटीक स्थान का पता नहीं है। मैं समझ गया, हुआ ने सोचा, फिर कहा, मैं देखूंगा कि क्या मैं आपको कोई सुराग देने के लिए हंगामा खड़ा कर सकता हूँ। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, फिर कहा, सावधान रहो, रूजे बोट पर गुई जल संप्रदाय से एक गोल्डन कोर होना चाहिए। गोल्डन कोर? हुआ चौंका, लेकिन विचार करने पर यह सामान्य बात लगी। यद्यपि रूजे बोट केवल द्वितीय श्रेणी का है, जो मुख्य रूप से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डिसाइपल्स का मनोरंजन करता है, तथा इसका मार्ग केवल द्वितीय श्रेणी क्षेत्र में ही स्थित है, फिर भी स्थिति को स्थिर रखने के लिए एक गोल्डन कोर की आवश्यकता है। क्या केवल एक ही है? हुआ ने पूछा। गू चांगहुआई ने असहाय होकर कहा, आप क्या सोच रहे हैं? गोल्डन कोर वास्तव में गोभी नहीं है। तीसरे दर्जे के परिवार में गोल्डन कोर एक पूर्वज हो सकता है। गुई जल संप्रदाय जो कर रहा है वह देखने लायक नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कम लोगों को शामिल करना बेहतर है। इसके अलावा ये द्वितीय श्रेणी क्षेत्र में है। अगर कुछ नहीं होता है तो एक स्वर्णिम कोर पर्याप्त है, और अगर कुछ होता भी है तो पंथ परिवर्तन भी मदद नहीं करेगा। हुआ ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह गोल्डन कोर कौन है? गू चांगहुआई, अभी नहीं मिल सकता। गुई जल संप्रदाय के अधिकांश बुजुर्ग निगरानी में हैं, आसपास जांच करने पर कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। हुआ ने भौहें चढ़ाईं, यह अजीब है। खैर, सावधान रहो, गू चांगहुआई ने कहा, मैं लेटर टोकन पकड़े हुए हूं, अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत बताएं। गू चांगहुआई ने एक क्षण विचार किया, फिर कहा, यदि स्थिति वास्तव में खतरनाक हो जाए
तो अपने आप को संयमित न करें, लापरवाही से काम लें, बड़ा हंगामा करें, जब तक हमें कुछ असामान्य दिखाई दे और दिशा का पता चले, हम तुरंत दौड़ पड़ेंगे। मो हुआ को ये शब्द थोड़े अजीब लगे। अपने आप को संयमित न रखना और बड़ा हंगामा खड़ा करना, इसका क्या मतलब है? वह हमेशा से ही अपने कार्यों में संयमित रहे हैं, फिर इतना बड़ा हंगामा कहाँ से आ गया? फिर भी मो हुआ ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद उनकी बातचीत समाप्त हो गई और मो हुआ विचार में डूब गया, जबकि ओयांग फैन चुपचाप मो हुआ को देखता रहा। अंततः पूछा, कैसा चल रहा है? मो हुआ ने एक क्षण सोचा और कहा, ताओवादी दरबार के लोग अपने रास्ते पर हैं, लेकिन घना कोहरा फैला हुआ है और वे दिशा नहीं खोज पा रहे हैं, इसलिए मुझे उन्हें यहाँ तक लाने का कोई रास्ता सोचना होगा। हालांकि ओयांग फैंग ने एक पल के लिए सोचा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उन्होंने कहा, क्या हम कियान को बाहर भेजने का अवसर ले सकते हैं? ताओवादी न्यायालय के कर्मचारी बहुत जटिल हैं और यदि वे जांच के दौरान हुआ कियान को ढूंढते हुए रूजा बोर्ड को घेर लेते हैं तो यह एक घोटाला बन सकता है। यदि इसे समझाया भी जा सके तो भी इतने सारे लोगों और बेलगाम बोलों के कारण ये नियंत्रित करना असंभव है कि दूसरे क्या कहेंगे। एक प्रकार का अपराध है कि दूसरे लोग आपको दोषी समझते हैं। मो हुआ ने हुआ कियान की ओर देखा, जिसके नाजुक चेहरे पर अभी भी आंसू के दाग थे, और सिर हिलाया। ठीक है। मो हुआ ने इस पर विचार किया था। रूजा बोर्ड की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसे वह सुलझा सके। तथाकथित युवा मास्टर्स मंडप विभिन्न परिवारों और संप्रदायों को शामिल करते हुए, पानी इतना गहरा है कि वह इसे प्रबंधित नहीं कर सकता था, न ही इस परेशानी में पड़ने की कोई आवश्यकता थी। उसे बस एक छोटी सी मदद करनी थी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना था। ताओवादी दरबार को आकर्षित करते हुए, इस बाघ को, रूजा बोर्ड को, इस भेड़िए को निगलने के लिए और फिर गंदगी के बीच से खिसक जाने के लिए। जहां तक पर्दे के पीछे की विभिन्न ताकतों की योजनाओं का सवाल है, वह स्थिति से बाहर थे, बहुत कम जानते थे, उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे और फिलहाल इन मामलों में खुद को चिंतित करने की कोई जरूरत नहीं थी। वरिष्ठ बहन कियान की रक्षा करना और यदि अवसर मिले तो उस वेदी को ढूंढना पर्याप्त होगा। मो हुआ ने ओयांग फैन के साथ थोड़ी और चर्चा की और उन्होंने मोटे तौर पर एक योजना बनाई। उसने स्वयं को एक आवरण में ढक लिया, चुपके से रूजा बोट के बाहर चला गया और बोट की परिधि के चारों ओर आतिशबाजी की एक संरचना बना ली, जिसका उद्देश्य आतिशबाजी छोड़ने और ताओवादी दरबार को अपनी ओर आकर्षित करने का अवसर प्राप्त करना था। लेकिन इसे स्थापित करने के बाद मो हुआ को अचानक अंकल गू के शब्द याद आ गए कि खुद को संयमित न करें। मो हुआ ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर धारा के साथ चलने का निर्णय लिया। साथ ही आतिशबाजी संरचना के बाहर उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी भयंकर अग्नि संरचना, ली अग्नि संरचना और स्वर्ण ब्लेड संरचना की स्थापना भी की। ये संरचनाएं शक्तिशाली मारक संरचनाएं थीं और यदि वे विस्फोटित हो जाती तो संभवतः जहाज डूब जाता। ये उच्च स्तरीय संरचनाएं वे थीं जिनके बारे में मो हुआ ने कुछ समय पहले ही सीखा था और अभी तक उन्हें अपनी शक्ति का परीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। संप्रदाय में विस्फोट करने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे ये संरचनाएं बेकार हो गईं। लेकिन अब यह एकदम सही था, क्योंकि उसके लिए एक स्पिरिट बोट तैयार थी। मो हुआ ये भी देखना चाहता था कि विस्फोट के बाद ये संरचनाएं कितनी शक्तिशाली होंगी और क्या इनमें सुधार की कोई आवश्यकता है। उन्होंने न केवल केंद्रीय पुष्प नौक पर बल्कि आसपास की कुछ स्पिरिट नौकाओं पर भी अग्नि श्रृंखला की हत्या संरचनाएं स्थापित की। और नाव पर मौजूद अधिकांश साधक गंभीर मामलों में व्यस्त थे, उनके पास किसी और चीज पर ध्यान देने का समय नहीं था, इसलिए उन्हें यह भी पता नहीं चला कि जहाज पर क्या भयानक चीजें रखी गई थीं। इसे स्थापित करने और फिर से जांच करने के बाद मो हुआ ने सिर हिलाया। इन संरचनाओं को जल्दबाजी में विस्फोटित करने की आवश्यकता नहीं थी, इन्हें बहुत जल्दी विस्फोटित करने से दुश्मन सतर्क हो जाता। एक बार जब अंकल गू की ओर से कोई संदेश भेजा जाता तो वह उसके साथ आने वाली हर चीज को विस्फोटित करने के लिए बिल्कुल सही समय पर ऐसा करते, और जब अराजकता फैली होती तो ताओवादी न्यायालय बंद हो जाता। उम्मीद है कि बिना किसी समस्या के सब कुछ तैयार करने के बाद मो हुआ जहाज पर वापस लौट आया। उन्होंने संरचनाओं और ताओवादी न्यायालय के घेरे को नष्ट करने से पहले वरिष्ठ बहन कियान को बाहर भेजने का एक तरीका खोजने की योजना बनाई। उसे अभी भी हुआ कियान के गुप्त कक्ष का स्थान याद था, लेकिन जब वह कक्ष के प्रवेश द्वार पर बिना किसी बाधा के पहुंचा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। दरवाजा खुला था और हत्या की मंशा का माहौल था। इसके अलावा वहां खून की गंध भी थी। मो हुआ की निगाहें धुंधली पड़ गईं
और वह तुरंत अदृश्य हो गया। उसके कदम पंख की तरह हल्के थे। वह धीरे धीरे गुप्त कक्ष में प्रवेश कर रहा था। कमरा अस्तव्यस्त था, पर्दा टूटा हुआ था, हर जगह तलवारों के निशान थे, मानो अभी अभी भयंकर युद्ध हुआ हो। कमरे के एक तरफ हुआ कियान का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ओयांग फैंग हुआ कियान के सामने एक लंबी तलवार पकड़े हुए खड़ा था। वह हत्या करने के इरादे से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आभा कुछ कमजोर थी। उसके मुंह के कोने पर खून लगा था, कंधे पर कोड़े का निशान था, खून उसकी छाती तक टपक रहा था। और उनके सामने एक और व्यक्ति खड़ा था। इस व्यक्ति का चेहरा उदास था, उसकी आंखों से बुरी रोशनी निकल रही थी। वह एक हाथ में लंबा कोड़ा पकड़े हुए था, जबकि दूसरा हाथ खाली था, जिससे तीव्र बुरी क्यों निकल रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि जल यम था। सब यहाँ, लेकिन इस समय जल यम कुछ अलग लग रहा था। उसके चारों ओर की दुष्ट क्यूई पहले से अधिक भारी हो गई थी। उसकी आभा कुछ हिंसक थी और उसकी आंखों में एक कामुक विचार था, जो संभवतः उसके खोए हुए हाथ और घायल प्राण ऊर्जा के कारण था, जिसके कारण हत्या के बीच में विकसित दुष्ट क्यूई अव्यवस्थित हो गई थी। और इस घने कोहरे ने स्थिति का फायदा उठाया और उसके दिल में गहरे दबे बुरे विचारों को उभार दिया। अब वह लालच भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी सांप जैसी निगाहें हुआ कियान के नाजुक शरीर पर टिकी हुई थीं। हुआ कियान उसकी निगाहों के नीचे पूरी तरह से कांप गई। ओयांग फैन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने अपने पीछे हुआ कियान को ढाल लिया। लेकिन उसकी चोटें हल्की नहीं थीं। घाव से खून थोड़ा थोड़ा करके रिस रहा था, तलवार की मूठ को भिगो रहा था। तलवार को पकड़ने वाला उसका हाथ कुछ सुन्न सा महसूस हो रहा था। ये दुष्ट किसान एक दुर्जय शत्रु था। अब तक उनका सामना ऐसे शक्तिशाली दुष्ट पथ साधक से नहीं हुआ था, जिसके पास इतनी मजबूत साधना और ताओवादी कौशल पद्धतियां हों। प्रत्यक्ष टकराव में वह पूरी तरह से नुकसान में था, और इस व्यक्ति ने तो अपना एक हाथ भी खो दिया था। यदि ऐसा न होता तो उसकी ताकत और भी अधिक होती। ओयांग फैंग को भारी मन महसूस हुआ। जल यम ने देखा कि ओयांग फैंग हुआ कियान को रोक रहा है। वह मनोरम सौंदर्य को देखने में असमर्थ था। वह अस्थायी रूप से क्रोधित हो गया तथा इसके बजाय जोर से हंसने लगा। अच्छा, एक जर्जर सुंदरता और फूलों की रक्षा करने की प्रतिभा, बहुत बढ़िया। मैंने अपने जीवन में हमेशा इस तरह का काम करने का आनंद लिया है। एक स्त्री के सामने उसकी प्रेमिका को सताओ, एक पुरुष के सामने उसकी प्रेमिका को अपमानित करो, और फिर उन दोनों को मरते हुए देखो। उनके दिल बहुत दुख रहे हैं, वे पूरी तरह से हताश हैं, और मृत्यु में भी उनकी कोई इच्छा नहीं है। जल यम कुछ विक्षिप्तता से हंसे, क्या ये थोड़ा विकृत नहीं है? मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने दानव पथ मंत्रों का अभ्यास किया है, दुष्ट क्यूई की खेती की है। ये दुष्ट क्यूई मेरे अंदर जमा हो रही है, और अगर मुझे कुछ मनोरंजन नहीं मिला, इस संचित क्यूई को फैलाने के लिए दूसरों को पीड़ा नहीं दी, तो मैं खुद सबसे पहले पागल हो जाऊंगा। जैसे ही जलयम ने कहा, उसकी आंखों में रक्त के धागे दिखाई देने लगे। हाल ही में मेरे लिए चीजें खराब चल रही हैं। ये दुष्ट क्यूई लंबे समय से मेरे दिल में बहुत गहराई तक बैठी हुई है, और इसे दूर करने का कोई रास्ता नहीं है। हेवंस प्राइड के युवा प्रेमियों की जोड़ी साधना के लिए मेरी स्त्री बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसके अलावा वाटर यम ने ओयांग फैंग के पीछे हुआ कियान के हल्के से दिखाई देने वाले नाजुक शरीर को देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल चींटियों द्वारा कुतर दिया जा रहा हो, असहनीय खुजली हो रही हो। कितना शुद्ध और कोमल छोटा सा टुकड़ा। उद्धरण चिन्ह। इसके लिए केवल अपने दुर्भाग्य को दोष दो। जल यम की आंखें लाल हो गईं, उनका शरीर जल छाया में परिवर्तित हो गया। पानी में एक यक्ष की तरह क्रूर और डरावना ओयांग फैंग की ओर दौड़ा। ओयांग फैंग गंभीर बने रहे, तलवार की रोशनी को चलाते हुए युद्ध में जल यम को उलझाते रहे। जल यम के साथ उनकी पहली मुठभेड़ ने उन्हें उनके अजीब तरीकों से अपरिचित बना दिया, और उनके पीछे हुआ कियान की देखभाल करने के कारण उन्हें अनिवार्य रूप से घबराहट हुई, जिससे खुद को सहारा देने के लिए पूरी तरह से ठोस साधना और उत्कृष्ट तलवारबाजी पर निर्भर रहना पड़ा। मो हुआ ने ये सब देखा। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थीं, और वह सोच रहा था, ये जल यम कुछ अस्थिर लगता है, इसे मारने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसके हृदय में हत्या की भावना जागृत हुई। लेकिन जैसे ही यह हत्या का इरादा उभरा, दुष्ट क्यूई ने मन पर आक्रमण किया, और जल यम की असाधारण तीक्ष्ण धारणा तुरंत चौंक गई। उसने तुरंत अपनी हरकतें बंद कर दी, एक तरफ छलांग लगाई, मुंह हुआ के छिपे हुए स्थान की ओर क्रूरता से घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा, कौन? मुंह हुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। क्या जल यम अचानक इतना सतर्क हो गया था? मुंह हुआ स्वाभाविक रूप से खुद को प्रकट नहीं करेगा,
लेकिन जल यम ने इसे जाने देने से इनकार कर दिया। लगभग निश्चित था कि एक बेहोश हत्या का इरादा सामने आया था, जिससे उसे पीठ में छुरा घोंपने का एहसास हुआ। उसे पहले भी नुकसान हुआ था और इसलिए वह लापरवाह नहीं होगा। मुंह हुआ के कार्य करने की प्रतीक्षा किए बिना जल यम ने एक रक्त मोती निकाला और उसे सीधे कुचल दिया। रक्त की धुंध का एक स्प्रे तुरंत फट गया, जो कमरे में फैल गया और मुंह हुआ को अपने अंदर समाहित कर लिया। मुंह हुआ का रूप पानी की तरह था, जो तेजी से पीछे हट रहा था, लेकिन रक्त धुंध बहुत मोटी थी, एक विशाल विस्तार, कुछ अभी भी उससे चिपके हुए थे। रक्त धुंध में स्वाभाविक रूप से कोई मारक शक्ति नहीं थी, लेकिन एक बार चिपक जाने पर इसे जल्दी से धोया नहीं जा सकता था, जिससे मुंह हुआ का ठिकाना उजागर हो जाता था। मुंह हुआ ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। ये रक्त मोती किसी विशेष प्रकार की दुष्ट कलाकृति प्रतीत हो रही थी। जल यम ने एक पिछली गलती से सबक सीखा था, जब उसका प्रिय जल कारागार निषिद्ध बॉक्स उसके सामने ही छिपाव के कारण चोरी हो गया था। इसलिए इस आघात से पीड़ा में उसने छिपाव में निपुण साधकों को सीमित करने के लिए विशेष रूप से यह रक्त मोती तैयार किया था। इस बार इसका इस्तेमाल सिर्फ मुंह हुआ के खिलाफ किया गया। मुंह हुआ के पास धीरे धीरे अपना रूप प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल यम ने देखा कि उसकी विधि काम कर गई और छुपे हुए व्यक्ति को अपना रूप प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण उसने ठंडे स्वर में उपहास किया। फिर भी मुंह हुआ का चेहरा देखकर उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। बहुत छोटा, 20 साल से कम उम्र के युवक की तरह। छिपने की तकनीक में निपुण होना, अदृश्यता में महारत हासिल करना, मार्शल दुनिया में वर्षों के बाद कोई भी बूढ़ा और चालाक नहीं था। वह ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा वह इस छोटे से शैतान को नहीं पहचान पाया। जल यम ने भौहें चढ़ाईं, तुम कौन हो? मुंह हुआ की अभिव्यक्ति कुछ हद तक सूक्ष्म थी। ये जल यम, जिसका जल किनारे का शिविर उसके अधीन ताओवादी न्यायालय द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उसका बहुमूल्य निषिद्ध बॉक्स स्वयं ही छीन लिया गया था, फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाया। मुंह हुआ ने अपने विचार बदल दिए और मोटे तौर पर समझ गया। जल यम के साथ पहली मुठभेड़ के दौरान गोदी में उसने जानबूझकर अपना चेहरा छिपा लिया ताकि उसकी उपस्थिति दिखाई न दे। दूसरी बार वह अंधेरे में छिपकर अपने जल कारावास निषिद्ध बॉक्स को हथियाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। कार्य बहुत तेजी से हो रहे थे, बाहर निकलना बहुत तेज था, अंदर का प्रकाश बहुत मंद था, वह फिर स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। लेकिन जल यम का मन बहुत तेज था। कुछ क्षण बीत जाने के बावजूद उसे जल्दी ही यह एहसास हो गया। उसके शिष्य अचानक कांप उठे और अविश्वास से चिल्ला उठे, यह आप है। उन्होंने इसे पहचान लिया है। ये चेहरा तो याद नहीं आया, लेकिन यह आकृति वह मृत्यु के बाद भी नहीं भूलेगा। उसके सामने मुंह हुआ की आकृति धीरे धीरे उस दुष्ट की आकृति में विलीन हो गई, जिसे वह 1000 बार मारना चाहता था और जिसकी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला देना चाहता था। ये तुम हो, जल कारागार संप्रदाय के अवशेष, वह शापित कुत्ता चोर। जल यम ने दांत पीसते हुए कहा। ओयांग फैंग और हुआ कियान दोनों दंग रह गए। क्या मुंह हुआ ताइक्सू गेट का कनिष्ठ भाई नहीं था? वह जल कारागार संप्रदाय का अवशेष कैसे बन गया? इसके अलावा ये भयावह और शक्तिशाली एक हाथ वाला साधक मुंह हुआ को रक्तरंजित आंखों से देख रहा था और क्रोध से फटने को तैयार लग रहा था, मानो उसके और कनिष्ठ भाइयों के बीच गहरा प्रतिशोध चल रहा हो। ये कहना कि यह उसके पिता की हत्या या उसकी पत्नी को ले जाने का प्रतिशोध है, बहुत ज्यादा नहीं लगता। जूनियर भाइयों ने वास्तव में क्या किया? दोनों थोड़े उलझन में थे। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करोगे। इस समय वाट यम की आंखें भयंकर थीं क्योंकि उसने मुंह हुआ से पूछा, मेरी चीजें कहाँ हैं? कहाँ? मुंह हुआ ने मुंह बनते हुए कहा, कौन सी चीजें? जल यम उसके रवैये से इतना क्रोधित हुआ कि वह क्रोध में हंस पड़ा। तुम शापित छोटे बदमाश, मैं अभी तुम्हारे अंत तोड़ दूंगा और तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके यातना दूंगा। देखते हैं कि तुम्हारा मुंह तेज रहता है या नहीं। मुंह हुआ ने उसकी खाली आस्तीन पर नजर डाली और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे अंत टूटेंगे या नहीं, लेकिन तुम्हारा एक अंत तो पहले ही टूट चुका है और शायद उसे दोबारा जोड़ा भी नहीं जा सकता, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा दूसरों के अंत तोड़ने के बारे में सोचते रहते हो। पता चला कि तुम्हारा हाथ किसी ने काट दिया था, लेकिन तुम इतने कायर और अक्षम हो कि बदला नहीं ले सकते, इसलिए तुम दूसरों पर ही अपना गुस्सा निकालते हो। जल यम ने रक्त क्यूई का एक उछाल महसूस किया जो सीधे उसके माथे की ओर बढ़ रहा था और उसके चारों ओर की बुरी क्यूई को लगभग दबाया नहीं जा सका। अब उसकी मुंह हुआ से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। जल यम ने सीधे खूनी जल दंड कोड़ा निकाला और मुंह हुआ पर क्रूर जल बल से हमला किया। मुंह हुआ की चाल पानी की तरह थी, आसानी से बच रही थी।
जल यम को मोहुआ पर हमला करते देख ओयांग फैंग ने तुरंत तलवार क्यूई का आह्वान किया और आगे आया। हुआ कियान कई परिवर्तनों का अनुभव कर चुकी थी, उसकी आत्मा हिल गई थी, लेकिन अपने सामने दुश्मन को देखकर ओयांग फैंग को लड़ने के लिए प्रयास करते हुए और उससे बहुत छोटे कनिष्ठ भाइयों को भी भयानक राक्षस के खिलाफ युद्धाभ्यास करते हुए देखकर उसके भीतर साहस उमड़ पड़ा और उसने 100 फूल घाटी की कढ़ाईदार आत्मा सुइयों के साथ जल यम को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की। मो हुआ ने हालांकि बचाव किया, लेकिन उन्होंने विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग कर टीम को सहायता प्रदान की। उनकी जल कारावास तकनीक जल यम को फंसा नहीं सकी, लेकिन इसका सीमित प्रभाव अभी भी था। कभी कभी वह जल पासिंग सटेप के साथ साथ छिपाव तकनीक का उपयोग करता था। रक्त के धुंध से सने अपने रूप के साथ जल यम के चारों ओर प्रकट होता और गायब हो जाता था। कोई भी मारक चाल नहीं चलाता था, लेकिन फिर भी जल यम पर जबरदस्त दबाव डालता था। जल यम मोहुआ की क्षमताओं का पता नहीं लगा सका और उसकी असली शक्ति को नहीं जान सका, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जलद्वीप पर उस गुप्त कमरे में एक अजीब सी चमक थी जिसमें एक खौफनाक हत्या का इरादा था, जिससे उसका दिल कांप रहा था। इसलिए उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। जब भी वह कोई कार्य करता, उसे मोहुआ की स्थिति सुनिश्चित करनी होती थी और उसके सामने कभी कोई दोष उजागर नहीं करना होता था। 3 मोर्चों से विचलित जल यम ने महसूस किया कि ओयांग फैंग का दबाव तेजी से कम हो गया है। ओयांग फैंग, जो तलवार दांव में गहन साधना और उच्च प्रतिभा के साथ स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान थे, उनमें जल यम की तुलना में केवल अनुभव की कमी थी। पिछली आकस्मिक मुठभेड़ में उन्हें बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन अब गति धीमी हो गई और जल यम के साथ दर्जनों चालों का आदान प्रदान करने के बाद वह धीरे धीरे जल यम की विभिन्न तकनीकों से परिचित हो गया और अधिक से अधिक कुशलता से जवाब देने लगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास मोहुआ था, जो जल यम को अच्छी तरह से समझता था। वाटर यम की आंखें लाल हो गईं और मोहुआ ने याद दिलाया, उसकी आंखों में मत देखो। जब जल यम ने जल छाया चरण का उपयोग किया तो मोहुआ ने सीधे उसके असली शरीर पर एक आग का गोला फेंका, जिससे उसका जल छाया चरण टूट गया। इन 2 विशेष चालों के बिना सभी प्रतिबंधों के साथ ओयांग फैंग के साथ सीधे मुकाबले में वाटर यम कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था। जल यम का हृदय घृणा से भर गया, विशेष रूप से मोहुआ के प्रति। इस बदमाश ने कब उन सभी कौशलों को देखा जिन्हें मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत से विकसित किया है। इस बदमाश को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जा सकता, अन्यथा मैं भविष्य में दाव दुनिया में कैसे रह पाऊंगा। मुझे उसे मारना होगा। जल यम की आंखों में एक भयावह झलक झलक उठी। उसी समय मोहुआ ने भी यही सोचा, समय लगभग परिपक्व हो गया है, मुझे लगता है कि मैं मार सकता हूं। शांति के लिए जल यम जैसे व्यक्ति से शीघ्र ही निपटना चाहिए। इस समय उसकी बुरी क्यूई अव्यवस्थित थी, उसकी दिव्य आत्मा हिंसक थी, और यद्यपि वह क्रूर और भयानक दिखाई दे रहा था, मोहुआ की नज़र में वह सिर्फ दिखावा कर रहा था और कमजोरियों से भरा हुआ था। एक आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार इस समस्या को हल करने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन मोहुआ थोड़ा अनिश्चित था। विशेष रूप से ताइक्सू गेट में संप्रदाय नेता के प्रेरी बिग वाइट से लड़ने के बाद मोहुआ ने अचानक अपनी आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की शक्ति में बहुत अधिक विश्वास खो दिया। किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा जल यम कम से कम 100 वर्षों से इस शिष्य कौशल का अभ्यास कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने राक्षसी दुष्टता का उपयोग करते हुए शॉर्टकट अपनाए, फिर भी उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मोहुआ ने एक क्षण सोचा और पहले इसे आजमाने का निर्णय लिया। तलवार परीक्षण के लिए जल यम का उपयोग करें। एक साधक के रूप में जिसने दिव्य भावना के साथ दाव को सिद्ध किया, उसकी परिश्रमपूर्वक विकसित की गई आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार कम से कम जल यम की तलवार से बेहतर होनी चाहिए। भले ही वह पूरी जीत हासिल न कर सके, लेकिन इस 3 पर एक मिश्रित लड़ाई में एक छोटी सी गड़बड़ी भी परिणाम को निर्धारित कर सकती है और जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है। मोहुआ ने अपना मन बना लिया, लेकिन उससे पहले उन्हें एक बात की पुष्टि करनी थी। मोहुआ ने जल यम को विचलित करने के लिए एक आग का गोला फेंका और फिर दूरी बढ़ाने के लिए पीछे हट गया और गहरी आवाज में जल यम से पूछा, क्या यह आप ही थे जिन्होंने 100 फूलों वाली घाटी की वरिष्ठ बहन ये जिन को नुकसान पहुंचाया था? ओयांग फैंग और हुआ कियान दोनों दंग रह गए। ये जिन? वाटर यम हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया, मैंने जितनी औरतों के साथ खेला है, मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। जिनसे बोर होकर मैंने उन्हें मार डाला, मुझे याद भी नहीं कि तुम किसकी बात कर रहे हो। मोहुआ की निगाहें ठंडी हो गईं। हुआ कियान और भी अधिक हैरान और क्रोधित हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो ये तुम थे? तुमने जिन एर को मार डाला और मैं
मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जान से इसकी कीमत चुकाओ। सभा भाग 3। हुआ कियान ने अपनी आस्तीन को झटका, कुछ चांदी की सुइयां रंगीन रोशनी के साथ बाहर निकली, जो सीधे जल यम के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। जल यम ने तिरस्कारपूर्वक देखा, अपना कोड़ा मारा, सभी चांदी की सुइयों को गिरा दिया और उपहास किया। तुम्हारी हिम्मत अब भी दूसरों की चिंता करने की है। ये रूजे बोट है जो मिस्टवाटर नदी से घिरी हुई है, तुम बच नहीं सकते। देर सवेर तुम मेरे हाथों में पड़ोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि मरने की कामना करने का क्या मतलब होता है। वाटर यम के बोलने के बाद उसने मुंह हुआ की ओर देखा और अचानक एक भयावह मुस्कान दी। मैं तो लगभग भूल ही गया था, तुम जल कारागार संप्रदाय के अवशेष हो। पूरे यू परिवार का जल किला मारा गया था, वे सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मैं एक अच्छे इंसान की तरह तुम्हारे पास जाऊंगा और बाद में तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए नीचे भेज दूंगा। जल यम का इरादा इन शब्दों का उपयोग महुआ के दिमाग को अस्थिर करने के लिए करना था, फिर उस पर हमला करने का अवसर लेना था। लेकिन जल यम गलत था। महुआ अंदर से शांत रही, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह जल कारागार संप्रदाय का अवशेष नहीं था। यू परिवार के जल किले के लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके विपरीत जल यम द्वारा यू परिवार के जल किले का उल्लेख करने पर महुआ का दिल हिल गया। उसने क्रोधित होने का नाटक किया और कहा, तुम निर्दयी जानवर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा खून यू परिवार की कब्रों के सामने छिड़क दूंगा ताकि उनकी मृत आत्माओं की स्मृति में ऐसा किया जा सके। जल यम ने ये सुना और सचमुच एक भयावह मुस्कान दी। भोली भाली छोटी सी भूतनी, क्या तुम जानती भी हो कि वे कहाँ मरी थी? उनकी आत्माएं कहाँ चली गईं? न कोई कब्र, न कोई आत्मा, तुम किसका स्मरण कर रही हो? क्या मजाक है? जल यम व्यंग्य में जोर से हंसा। फिर भी महुआ की आंखें चमक उठीं। जैसा कि अपेक्षित था, ये जल यम वेदी का स्थान जानता है। यू परिवार के जल किले के साधकों के वध के बाद उन्हें संभवतः जल यम द्वारा स्वयं वेदी पर भेज दिया गया था तथा दुष्ट देवता को अर्पित कर दिया गया था। ये सिर्फ महुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। इस प्रकार इस जल यम को आवेग में मारना मूर्खता होगी। कम से कम उसे उसका अधिकतम उपयोग करना होगा तथा मरने से पहले वेदी का स्थान निकालना होगा। सबसे पहले उसकी दिव्य आत्मा को भ्रमित करने के लिए आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार का उपयोग करें, और जब वह मानसिक रूप से भ्रमित हो जाए तो उसे वश में करें, उसके अंगों को तोड़ दें, नहीं 3 अंगों को, फिर उसे पूछताछ बोर्ड पर रखें और धीरे धीरे उसे यातना दें। बस आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत है। अपने मन में योजना बनाते हुए महुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी आंखों के नीचे सुनहरी रोशनी बह रही थी। वह जल यम पर आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की असली शक्ति का परीक्षण करने वाला था, एक ऐसा कौशल जिसे उसने बड़ी मेहनत से निखारा था। ठीक इसी समय उसे अचानक कुछ महसूस हुआ, उसकी अभिव्यक्ति रुक गई और उसने धीरे से अपनी आंखों की सुनहरी रोशनी को रोका और दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ा। दरवाजे के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, कौन जाने कब का। वह एक महिला थी जो भड़कीले कपड़े पहने थी और उसका चेहरा घने मेकअप से भरा हुआ था। ये हुआ रुयू था। वह दरवाजे पर खड़ी होकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, तब यहाँ कितना जीवंत दृश्य था। जैसे ही उसने यह बात कही, सभी लोग अपना काम रोक कर बैठ गए। जल यम की निगाहें हल्की सी झपकी, उसने अपनी हत्या की मंशा पर काबू पाया और कहा, म्याओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों? हुआ रुयू ने उसे ठंडी नजर से देखा और व्यंग्य से कहा, क्या मुझे आने की इजाजत नहीं है? क्या मैंने तुम्हारा मजा किरकिरा कर दिया? इतने लंबे समय तक जल यम के साथ रहने के कारण वह उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। एक नजर से ही वह बता सकती थी कि जल यम के मन में यहाँ आने के क्या अप्रिय विचार थे। अभी कुछ देर पहले मीठे शब्द बोले थे और अब मेरी पीठ पीछे छिपकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सचमुच शर्मनाक चरित्र। आखिरकार वाटर यम गलत था और उसके मन में हुआ रुयू के लिए भावनाएं थीं। डांट खाने के बावजूद वह पलटवार नहीं कर सका, बल्कि एक मुस्कुराहट के साथ बोला, मियाओ, गलतफहमी मत पाल, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही थे। बस तुम जानते हो, मेरा श्रेष्ठ मंत्र बिंदु साधना बेहद कठिन है। कभी कभी जटिलताएं आ जाती हैं, थोड़ा गुस्सा निकालने की जरूरत होती है। तुम निर्दयी हो, मुझे देने को तैयार नहीं, मैं केवल ऐसे ही हताश उपाय कर सकता हूँ, ये वास्तव में मेरा इरादा नहीं है। हुआ रुयू ने व्यंग्य किया, तो ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? जल यम ने धीरे से कहा, मैं तो केवल ये सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कैसे किया जाए। हुआ रुयू ने ठंडी आवाज में कहा, एक आदमी के शब्द सब झूठ हैं?
मीठी मीठी बातें, बकवास के अलावा कुछ नहीं। बोलने के बाद वह ओयांग फैन की ओर देखने लगी और उसी तरह व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, युवा मास्टर ओयांग, आप भी वही हैं। मैंने आपके लिए एक अच्छा अवसर बनाने के लिए, आनंद की एक रात का आनंद लेने के लिए इतनी परेशानी उठाई, लेकिन आप मेरे अच्छे इरादों की सराहना नहीं करते। इसके बजाय आप मुझे धोखा देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और मेरी पीठ पीछे ये छोटी छोटी चालें चलते हैं। वह एक नज़र में बता सकती थी कि ओयांग फैंग ने हुआ कियान को बिल्कुल भी नहीं छुआ था, और वह कभी भी यंग मास्टर्स के मंडप में आत्मसमर्पण करने का इरादा नहीं रखता था। ओयांग फैंग को पहले ही इसका पता चल गया था। इस समय उसकी निगाहें तलवार की तरह थीं, उसका आभामंडल प्रभावशाली था, और उसने गहरी आवाज में कहा, हमारे रास्ते अलग हैं, हम साथ काम नहीं कर सकते। यंग मास्टर्स पवेलियन की दहलीज मेरे लिए बहुत ऊंची है, लेकिन आप। ओयांग फैंग की निगाहें बर्फीली थीं। 100 फूल घाटी के प्रशिक्षक, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में ऐसा जघन्य कार्य करते हुए क्या आपको ईश्वरीय दंड का डर नहीं है? ईश्वरीय प्रतिशोध। हुआ रुयु ये सुनकर अचंभित रह गई, और फिर इतनी जोर से हंसी कि वह किसी खिले हुए फूल की तरह कांप उठी। ईश्वरीय प्रतिशोध कहाँ है? मैं इतने सालों से 100 फ्लावर वैली में प्रशिक्षक रही हूँ, अनगिनत लड़कियों को इस नाव पर लाया हूँ, और फिर भी मैं काफी अच्छा कर रही हूँ और जिंदा हूँ। प्रतिशोध कहाँ है? हुआ कियान का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, निराशा और दर्द दोनों से भरी हुई। वह गुस्से में चिल्लाए, हुआ रुयु, तुम एक भयानक मौत मरोगे। हुआ रुयु ने हल्के से हंसी, उदासीन, लेकिन फिर भी हुआ कियान की निगाहों से बचती रही। उसकी नजरें चारों ओर घूम गईं और अंततः कमरे में मौजूद आखिरी व्यक्ति मो हुआ पर टिक गईं, और वह प्रशंसा करते हुए खुद को खुश हुए बिना नहीं रह सकी। कितना सुंदर और मासूम युवक है, सचमुच दयनीय। मो हुआ ने घृणा से देखते हुए ठंडी सांस ली। हुआ रुयु को वह और भी अधिक पसंद आ गया, उसकी आंखें मोहक लहरों से भर गईं। दूसरी ओर जल यम का हृदय एक मक्खी को निगलने जैसा महसूस कर रहा था। वह खट्टा महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था, और मो हुआ को ऐसे देख रहा था मानो उसे खा जाना चाहता हो। इंतजार। हुआ रुयु की मुस्कान थोड़ी जम गई, मो हुआ के चेहरे को गौर से देखते हुए, कुछ परिचितता महसूस करते हुए, और अचानक उसे याद आया, चिल्लाते हुए, तुम वही छोटी सुंदरी हो जिसने उस दिन 100 फूलों वाली घाटी में प्रवेश किया था। मो हुआ का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने सुविधा के लिए 100 फूलों की घाटी में प्रवेश किया था, केवल एक ताओवादी वस्त्र पहने हुए, कोई मेकअप नहीं किया था, अपनी प्राकृतिक सुंदरता पर भरोसा करते हुए, जिससे उनकी उपस्थिति लगभग पहले जैसी ही हो गई थी। इसके अलावा वह अब हुआ कियान को बचा रहा था, एक साथ खड़ा था। कनेक्शन ने हुआ रुयु को आसानी से उसे पहचान लिया। ओयांग फैन को हालांकि यह महसूस हो रहा था कि समय सही नहीं था, लेकिन वह अपने दिल में सदमे से खुद को नहीं रोक सका। 100 फूल घाटी में प्रवेश। जूनियर भाई मो वास्तव में 100 फूल घाटी में प्रवेश कर गया था। क्या 100 फूलों वाली घाटी ऐसी जगह हो सकती है जहां पुरुष प्रवेश कर सके? ओयांग फैंग ने चुपचाप मो हुआ को देखा, उसकी निगाह में अनजाने में प्रशंसा का भाव घुला हुआ था। हुआ रुयु की नजरें मो हुआ पर टिकी देखकर वाटयम और भी बेचैन हो गया और बोला, मियाओ, देर हो रही है, हम अब और देर नहीं कर सकते। हुआ रुयु ने उसे हल्के से देखा और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, चलो पहले उन्हें पकड़ने के लिए सेना में शामिल हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करूंगा। जल यम ने कहा, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। बातचीत के बाद दोनों ने मिलकर मो हुआ और अन्य लोगों के खिलाफ एक बार फिर लड़ाई लड़ी। परिणामस्वरूप मो हुआ को अचानक दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। हुआ रुयु भी फाउंडेशन स्थापना के शिखर पर था, गोल्डन कोर दायरे से ज्यादा दूर नहीं, 100 फूल घाटी से विरासत के एक शरीर के साथ गुलाबी जहरीली आत्मा सुइयों का उपयोग करने में माहिर था, जो काफी मुश्किल था। जल यम के दो को जोड़ने से स्थिति काफी प्रतिकूल हो गई। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। वेदी के सुराग बाद में ढूंढने होंगे। क्या उसे इन दुष्टों की जोड़ी को सीधे मार देना चाहिए? वर्तमान स्थिति को देखते हुए हुआ रुयु के बाधा के कारण जल यम को जीवित पकड़ना लगभग असंभव था। यह मामला रूजब बोट के अंदर का है और इसे बाहर खींचने से स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हुआ रुयु न केवल दुर्भावनापूर्ण और दुष्ट था, बल्कि अपने काले इतिहास से भी अवगत था, इसलिए उसे बख्शा नहीं जा सका। मो हुआ ने अपना मन बना लिया। जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, अचानक रुक गया। उसने एक मजबूत आभा महसूस की। न केवल उससे, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को इस दमनकारी बल का एहसास हुआ और वे सभी चुपचाप रुक गए तथा दरवाजे की ओर देखने लगे।
उस समय एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर ठंडक थी, लेकिन उसकी साधना असाधारण रूप से गहरी थी, जो सामान्य फाउंडेशन स्थापना से बिल्कुल अलग आभा बिखेर रही थी। स्वर्ण कोर। मुंह हुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका दिल बैठ गया। रूजर बोर्ड पर गोल्डन कोर, वह भी आ गया था। भव्य आतिशबाजी। रूजर बोर्ड पर परेशानी पैदा करने की हिम्मत करो, तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है। ये गोल्डन कोर कल्टीवेटर उदासीन और ठंडे स्वर वाला दिखता था। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया और माहौल कुछ भारी हो गया। यहां तक कि जल यम और हुआ रुयु भी रुक गए और उन्होंने हाथ जोड़कर सलामी दी। ज्येष्ठ गुई जल संप्रदाय के बुजुर्ग। मुंह हुआ का दिल धड़क उठा। ये स्वर्ण कोर साधक कठोर चेहरे वाला था। उसने जल नीले रंग का ताओवादी वस्त्र पहन रखा था। उसके चारों ओर छिपी हुई जल शक्ति और तेज तलवार क्यूई के धागे थे। इस समय उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि वे अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़े थे तथा पूरी तरह से एक गुरु के आचरण को अपना रहे थे। ऐसा लगता है कि उसने वास्तव में गुई जल संप्रदाय की तलवारबाजी सीख ली है और एक बुजुर्ग से गुई जल तलवार की विरासत प्राप्त की है। मुश्किल। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। गोल्डन कोर एल्डर की नजर कमरे में मौजूद कुछ लोगों पर घूमी। ओया फैंग पर पड़ी, जो घायल था लेकिन फिर भी स्थिर चेहरे वाला था। फिर हुआ कियान पर, जो डरी हुई होने के बावजूद उसकी आंखों में जिद्दी भाव था। और अंत में मोहुआ पर पड़ी, जो क्षण भर के लिए स्तब्ध थी। फिर उसने अपना संयम तोड़ा। उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसका पिछला शांत व्यवहार चला गया। उसने कांपती उंगलियों से मोहुआ की ओर इशारा करते हुए चिल्कर कहा, यह आप है। वहां उपस्थित सभी लोग थोड़े स्तब्ध थे। मोहुआ भी था। ये फिर मैं ही क्यों हूं? उसने भौहें सिकुड़ी और इस गोल्डन कोर को गौर से देखा। तभी उसे हैरानी से एहसास हुआ कि वह भी इस गोल्डन कोर को जानता था। गुई जल संप्रदाय से झील यू, वह स्वर्ण कोर तलवार कल्टीवेटर। उस समय उन्होंने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के साथ एक चोर को पकड़ा और एक छोटे से चायघर में गए, जिन येकाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, लेकिन गोल्डन कोर दायरे में जी लियू ने उन्हें खोज लिया। जी लियू उसे मारना चाहता था, लेकिन अंकल गू ने उसे वश में कर लिया। क्योंकि उसकी तलवारबाजी बहुत खराब थी, अंकल गू के सामने वह बिल्कुल भी टिक नहीं सकता था और उससे जल्दी ही निपटा गया। इसलिए मोहुआ पर उसका कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाए। मोहुआ ने चुपचाप राहत की सांस ली। मैंने सोचा था कि यह गुई जल संप्रदाय का एक और गोल्डन कोर था। पता चला कि यह अंकल गू का पराजित प्रतिद्वंद्वी था, जो एक मास्टर की तरह व्यवहार कर रहा था, जिससे मुझे बिना किसी कारण के तनाव हो रहा था। मोहुआ को थोड़ा अधिक आराम महसूस हुआ, लेकिन गोल्डन कोर दायरे में बैठा जी लियू अब शांत नहीं रह सका। उसने मोहुआ की ओर इशारा करते हुए मार डालने की नीयत से गुर्राते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश, मुझे तुम्हारी याद है। तुम ताइक्सू गेट के शिष्य हो, ताओवादी दरबार के एक छोटे कुत्ते गू चांगहुआई के छोटे अनुयायी। अगर तुम खुद को चारा की तरह इस्तेमाल न करते, चालाकी से फंसाते न, तो मैं गू चांगहुआई के जाल में न फंसता और इस हालत में न पहुंचता। अब मुझे गुई जल संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया है। मैं गुप्त रूप से काम कर रहा हूँ, गंदे काम कर रहा हूँ जो दिन के उजाले को नहीं देख सकते। मैं इसका सारा श्रेय आपको और उस गू को देता हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरे में मौजूद अन्य लोगों के भाव बदल गए। ताओवादी दरबार का कुत्ता, गू चांगहुई का अनुयायी। क्या इस छोटे बच्चे की सचमुच ये पहचाने थी? यदि वह इस जहाज पर था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है? हुआ रुयू और वाटयम ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए। ओयाग फैंग और हुआ कियान भी थोड़ा हैरान थे। इस छोटी सी अवधि के भीतर मोहुआ की पहचान कई बार बदल गई। एक बार वह जल कारागार संप्रदाय का अवशेष था, फिर ताओवादी न्यायालय का कुत्ता बन गया। उसकी इतनी सारी पहचानें क्यों थीं? मोहुआ को कुछ परेशानी महसूस हुई। ये खत्म हो गया है। उसका उपनाम लगभग पूरी तरह से उजागर हो गया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस रूज बोट पर उसके इतने सारे परिचित लोग इकट्ठे होंगे। अभी जी लियू ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली थी। मोहुआ की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, इस छोटे बच्चे को पकड़ो। जल यम और हुआ रुयू को अब स्थिति की गंभीरता का गहरा एहसास हुआ। मोहुआ की पहचान बिल्कुल भी सरल नहीं थी। ताइजू संप्रदाय से उत्पन्न, गू परिवार का अनुयायी, ताओवादी दरबार का कुत्ता, रूजर बोट पर इस तरह के व्यक्ति का होना मतलब था कि जहाज गहरे संकट में था। जल यम की आंखें लाल हो गईं जब उसने जलदंड कोड़ा घुमाया और मोहुआ पर हमला किया। हुआ रुयू का सुंदर चेहरा भयंकर था, क्योंकि उसने 100 फूलों की आत्मा सरणी को सक्रिय किया, जो सीधे मोहुआ की हृदय शिराओं पर प्रहार कर रही थी।
जी लियू ने भी गुई जल तलवार क्यूई को छोड़ दिया, जो मोहुआ के स्वर्गीय द्वार की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मोहुआ को तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ। दो फाउंडेशन स्थापना शिखर, एक स्वर्ण कोर ने मिलकर सेनाएं बना ली। भले ही यह गोल्डन कोर केवल फाउंडेशन स्थापना शिखर की शक्ति ही लगा सकता था, लेकिन यह उसकी आयु और साधना स्तर के व्यक्ति के सहन करने की क्षमता से पूरी तरह परे था। चाहे जी लियू कितना भी गरीब क्यों न हो, वह अभी भी अंकल गू के सामने केवल थर्ड ग्रेड स्टेट बाउंड्री में ही कमजोर दिखाई देता था, जो अपनी गोल्डन कोर ताकत का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था। उनके लिए जी लियू एक शक्तिशाली गोल्डन कोर बनी रही। उनके लिए आच्छादन तकनीक और गति तकनीकों में कुशल आध्यात्मिक साधक अभी भी थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ भाई फैंग और वरिष्ठ बहन कियान वे गंभीर साधक थे। बिना छिपने की तकनीक के छिपने में असमर्थ, और हालांकि उनकी चाल ढाल की तकनीकें बुरी नहीं थीं, फिर भी वे जी लियू और बाकियों के सामने कमजोर स्थिति में थे। अनुमान है कि पकड़े जाने से पहले वे 10 राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। बिल्कुल नहीं। मोहुआ, जी लियू और तीनों द्वारा अजीब तरह से पीछा किए जाने पर अंततः अपनी सांस संभाली और तुरंत चिल्लाया, रुकना। जी लियू और तीनों थोड़ा रुक गए। मोहुआ ने गंभीर भाव से कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, संयमित रहना बेहतर है। चलो एक दूसरे को थोड़ा सम्मान देते हैं। मुझे पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर मत करो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। जी लियू और तीनों दंग रह गए, फिर मोहुआ की बातों पर हंसे। तुम्हें लगता है कि तुम हमें पछतावा सकते हो? हुआ रुयू ने व्यंग्य किया। जल यम ने भयावह हंसी के साथ कहा, अपने आप को अधिक आंक रहे हो। यहां तक कि जी लियू ने भी बिल्ली चूहे वाली चंचल अभिव्यक्ति दिखाते हुए कहा, ठीक है, मुझे देखने दो कि तुम हमें कैसे पछतावा कराते हो। मोहुआ ने गंभीर रूप से घायल ओयांग फैन की ओर देखा, फिर हुआ कियान की ओर देखा जिसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें एहसास हुआ कि वे लगभग एक निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। यदि लड़ाई जारी रही तो कुछ ही समय में वरिष्ठ भाई फैंग और वरिष्ठ बहन कियान निश्चित रूप से जी लियू और समूह के हाथों में पड़ जाएंगे। और वह विवश था, कई तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ था। यद्यपि समय अच्छा नहीं था और अंकल गू तथा ताओवादी न्यायालय के कर्मचारियों का ठिकाना अज्ञात था, फिर भी जब बात इस स्थिति तक पहुंची तो वह केवल पहले स्थिति को पलट सकते थे, फिर कोई रास्ता निकाल सकते थे। संपर्क